आज दो विषय पे हम लोग प्रेस करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों को आप लोग तवज्जो दें, क्योंकि दोनों ही राज्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। मंचासीन गरिमा दसौनी जी, शीशपाल बिष्ट जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय नवीन भाई राजकुमार जी और उपस्थित आप सभी मेरे साथियों, लगातार कई समय से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथी नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकारों के ऊपर ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो राज्य की और राष्ट्र की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को, जो राष्ट्र के लिए हितकर हैं और राष्ट्र के नीति निर्धारकों ने वर्षों के अपने उपक्रम के बाद, अपनी मेहनत के बाद उन संस्थानों को खड़ा किया और उनको बेचने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार कर रही है। आईएमपीसीएल का मामला आपके पास पहले भी आया था, मैंने भी इसको उठाया था। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाह रहा था कि 1978 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया और ये जो कंपनी है ये लगभग 1200 यूनानी और जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयां हैं उनके निर्माण का लाइसेंस इनके पास है। इनके पास उसको बनाने की सिद्धहस्त ये लोग हैं। और अगर आप आंकड़े लें तो पिछले 3 वर्षों में 15 करोड़, 45 करोड़, 29 करोड़ रुपए का लाभ इसने दिया है। और जब 15 करोड़ का लाभ इसने दिया, जिसको सरकार ने आधार बनाया कि इसको हमको खुर्द-बुर्द करना चाहिए, उस वर्ष के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उस समय वहां रिपेयर वर्क चल रहे थे और क्योंकि 1978 की ये फैक्ट्री है तो बीच बीच में उसको ठीक करने की भी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो वो करने के इस दौरान भी जब काम बहुत कम हुआ, उसके बाद भी 15 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया। और 3 वर्षों में इस निगम ने 164 करोड़, दूसरे साल में 260 करोड़ और तीसरे साल में 223 करोड़ की औषधियों की आपूर्ति देश की केंद्रीय अस्पतालों को और राज्य के अस्पतालों को करने का काम किया। वर्तमान में यह लगभग 350 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों का और 175 के आसपास यूनानी दवाइयों का निर्माण ये कंपनी वर्तमान में कर रही है। और इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 5000 लोगों की आजीविका, जिसमें लगभग 1200-1300 के आसपास इसमें कर्मचारी हैं। उसके अलावा ऐसे काश्तकार, ऐसे लोग जो वहां के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहां करके अपनी जीवन आजीविका चलाने का काम करते हैं। एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें बीजेपी ने एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार की अकेला उपक्रम है ये आईएमपीसीएल, जो दवाइयों का निर्माण कर रहा है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी दवाइयों का। इसके निजीकरण के लिए बीजेपी के नेता श्री रामलाल और उनके भांजे के ऊपर, जो संजय गुप्ता है, उनके ऊपर कंपनी में काम करने वाले या निगम में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग 4 या 5 दिन पहले, वहां के जो डीजी हैं उनके साथ संजय गुप्ता जी वहां पहुंचे और जिसका भारी विरोध वहां के कर्मचारियों ने किया। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, उस गाड़ी के नंबर से उन्होंने उसको पहचानने का काम किया। और कंपनी के लोगों का कहना है कि संजय गुप्ता जो हैं वो 20 सेल कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। और जो ये 20 सेल कंपनियां हैं, इसमें हमको ये लगता है कि इसमें ऐसे रसूखदार और जो पावरफुल राजनेता हैं उनका धन भी लगा हुआ है। और काले पैसे को सफेद करना और ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको खुर्द-बुर्द करने का काम का षड्यंत्र चल रहा है। रामलाल जी को आपने अक्सर देखा होगा, कभी वो अमित शाह जी को
आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं, कभी वो आरएसएस की बड़ी बैठकों में उपस्थिति उनकी रहती है और जो बड़ी जोरदार उपस्थिति रहती है उससे संबंधित कई प्रपत्र यहाँ पर हैं। ये मैं अभी डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम आपके बीच में डालेंगे। इससे पहले रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, वो हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर की फैक्ट्रियां फायदे में हो, ये बड़ा आश्चर्य का काम है। उससे बड़ा स्ट्रक्चर सोयाबीन फैक्ट्री हल्द्वानी में है जो लगातार घाटे में चल रही है, उसका खर्चा भी रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की जो कमाई है, जो उसका जो मुनाफा था उससे उठाया जाता था, उसको भी इन्होंने हाल ही के दिनों में खुर्द-बुर्द करने का काम कर दिया है। और वो फैक्ट्री भी छोटी फैक्ट्री थी, उसके बाद भी 2 करोड़ सालाना का प्रॉफिट देने का काम करती थी। और ये आश्चर्य है कि कोऑपरेटिव की फैक्ट्री फायदा दे रही थी। तो फायदा देने वाली जो निगम है या फैक्ट्रीज हैं, उनको किस तरीके से सरकार खुर्द-बुर्द कर रही है, ये एक बहुत ही अफसोसजनक पहलू है। और जो बात कांग्रेस और उनके विरोधी दल, साथी विरोधी दल बीजेपी पर या बीजेपी के संगठन और सरकार पर आरोप लगाते थे, उसको ये आईएमपीसीएल का जो मामला है ये सिद्ध करता है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो जो बिड करता है, जो हाईएस्ट बिड करता है संजय गुप्ता, उसको लेकर सरकार का क्या कहना है और सरकार क्यों इसको बिड कर रही है, इसके बारे में सरकार को जानकारी आप लोगों को और इस देश की जनता को देना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित इस ओर को भी करना चाहता हूं कि पहले ही देहरादून के आसपास की ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं दवाई की इत्यादि की, जो सरकारी थी, जिनको लाल बहादुर शास्त्री या नेहरू जी के समय में स्थापित किया गया था, उनको पहले ये सरकार खुर्द-बुर्द कर रही है। तो ये मौका है जब हम लोगों ने राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने हमने मिलकर निभाई थी, और अब फिर से एक बार आप लोगों की जरूरत है कि ऐसे जो हमारी धरोहरें हैं उत्तराखंड में, उनको बेचने से हम रोकने का काम कर सकें। इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित मैं करता हूं। दूसरा विषय, इसमें 2% तो शायद केवीएल की हुआ है, नहीं वो अलग है, मतलब वो परसेंट एमपीसीएल में उनका कुछ शेयर है, लेकिन वो क्योंकि लैंड का भी मामला है, अल्मोड़ा जिले में पड़ती है, मोहान से लगी हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो फैक्ट्री या जो निगम प्रॉफिट में है, उनको आप किस कारण से बेच रहे हैं। और ऐसे लोगों को, जो आपके नजदीकी लोग हैं, वो उसमें बिड करते हैं, जो 20-20 सेल कंपनियों की के निदेशक के रूप में काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उन सेल कंपनियों की भी जांच की मांग कांग्रेस करती है कि उनमें किन लोगों का धन लगा है, कौन लोग उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं, जो इतना ही आवश्यक है। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि अब जाड़े आ रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बारिश, ओले, बर्फ इत्यादि की परेशानी रहती है, और दुर्भाग्य कहूंगा कि जाड़ों में पानी की भी कमी हो जाती है। और शादियों का सीजन है, आप चाहे रुद्रप्रयाग जनपद चले जाए, चाहे आप पौड़ी चले जाए, चाहे अल्मोड़ा चले जाएं, चंपावत चले जाएं, चाहे आप किसी अन्य पहाड़ी जिलों में चले जाएं, सब जगह लोग परेशान हैं। इसमें खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा। शायद आप लोगों तक भी लोगों के फोन आए होंगे या आप लोगों को इस बात की सूचना होगी। इसके पीछे उत्तराखंड सरकार की नाकामी या प्रशासनिक अधिकारियों की कमजोरी या अनदेखी को मैं दोषी मानता हूं। पहाड़ में पहाड़ जैसा कठोर जीवन जीने के लोग बाध्य हैं, और इस समय सबके यहां शादी ब्याहों का मौसम चल रहा है, और लोग अपने हिस्से के या जो उनको राशन मिलता था उसमें कटौती सरकार ने की है, और उसके बावजूद वो राशन भी अब लोगों तक नहीं मिल रहा है। और उसका कारण है जो ढुलान के ठेकेदार हैं, उनके खाद्यान्न उठान, क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा है, और इस वजह से उन्होंने खाद्यान्न को उठाने से मना कर दिया है, वो खाद्यान्न नहीं उठा रहे हैं। और उनका आरोप गलत भी नहीं है, इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चली थी, आप सबको याद होगा। उसके तहत चावल, दाल, गेहूं इत्यादि लोगों तक वितरित करने का काम सरकार ने सौंपा था, और तब से लेकर आज तक वो ढुलान करने वालों का, जिनकी गाड़ियां लगी थी, मुख्य गोदाम से उनको
जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ले जाकर वितरण के लिए पहुंचाने का, उनके भुगतान तब से लेकर अभी तक नहीं हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम वो हो गई होगी। उसके अलावा अंत्योदय, बीपीएल और सामान्य वर्ग का जो एएवाई, एनआईएसए और टीओए इसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत ढुलान का भुगतान 2023 से अभी तक नहीं हुआ है। लगभग पौने 2 साल हो गए, उसका भी भुगतान अभी तक उन ढुलान वालों को नहीं हुआ है। इसके अलावा अतिरिक्त अनुपूरक पोषण योजना जो आंगनबाड़ियों के थ्रू जो भोजन या सामग्री जाती है, वो भी अभी तक उसका भी भुगतान पिछले 2 वर्षों से नहीं हुआ है। चीनी परिवहन का भी 2 वर्षों से, चीनी जो बढ़ती उसका अलग से हिसाब किताब होता, उसका भी 2 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। और डोर स्टेप डिलीवरी जिसकी शुरुआत धामी सरकार ने बड़ी जोर से शोर से की थी कि हम डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं, क्योंकि जो राशन डीलर होता था वो अक्सर कहता था कि साहब मैं अपना राशन ले जाने के लिए सक्षम नहीं हूं, तो हमारे दुकानों तक ये राशन आए, जिसको डोर स्टेप नाम दिया गया। और उसका भुगतान भी 2022 में ये योजना लॉन्च मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। अब आप समझिए कि कोरोना काल से लेकर 2024 का दिसंबर आने वाला है, अभी तक कोरोना से लेकर अभी तक लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से शायद ही जो ढुलान करता है किसी का भी बिल जो है 30 से 40 लाख से कम का नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में सभी जिला अधिकारियों को इन जो ढुलान करता है, इन्होंने ज्ञापन भी दिए, और उन्होंने ज्ञापन देने के बाद 1 महीने का समय दिया था। और लगभग किसी ने 14 नवंबर 2024 से, किसी ने 10 नवंबर 2024 से, और किसी ने 20 तारीख को अपने ढुलान का कार्य बंद कर दिया है। और अल्टीमेटम दिया था कि अगर भुगतान नहीं होगा तो हम ढुलान नहीं कर पाएंगे। और हकीकत भी है, कोई आदमी, कोई भी सामान्य व्यक्ति 40-50 लाख रुपए का अगर उसका ऊपर उसका अगर खर्चा हुआ है और उसको भुगतान नहीं हो रहा, तो काम करने में सक्षम नहीं है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि आप सब लोग पहाड़ में रहने वालों के जीवन को कितना कठिन होता है समझते हैं। और बारिश नहीं होने से सिंचाई नहीं की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं है, ऊपर से जंगली जानवरों का इतना प्रकोप हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है कि लोगों की खेती छूट गई है। और जो अनाज हमको सस्ते गल्ले की दुकानों से इत्यादि से वितरित होता है, उसी पे जीवन यापन वहां के लोग ज्यादातर करते हैं। और ये एक गंभीर समस्या इस समय पूरे प्रदेश के लिए है। शादी ब्याह का मौसम है, और ऐसे में भी जब भुगतान समान नहीं आएगा और उनको भुगतान नहीं मिलेगा, तो निश्चित ही उसके दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं।